क्लास में हम उसी का ही कंटिन्यूएशन कराएंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था आपके लिए? लास्ट क्लास में हमने आपके लिए लाया था इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में हमने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों? सर इक्विवेलेंट मास में आपने हमें पढ़ाया था हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ ए एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एंड लास्ट में हमने स्टार्ट किया था हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एटम। तो उसमें हमने आपको फॉर्मूला दिया था, अगर आपको कोई भी पूछेगा एक एटम का इक्विवेलेंट मास आपको कैसे निकालना होगा, तो आप बोलोगे उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर एटॉमिक मास का अगर आपको कोई भी एक सेकंड इक्विवेलेंट मास पूछेगा एटम का, तो आप उसको फॉर्मूला बोलोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी ऑफ दैट एटम। पर आपको तो मास तो कोई भी बोल देगा, बुक से भी आपको, और मैंने आपको एक लिस्ट भी दिया था, 6 पेज का एक जेरॉक्स दिया था जिसमें आप आराम से एटॉमिक मास निकाल सकते हो। बट वैलेंसी का क्या करेंगे सर? इसलिए मैंने आपको जो लास्ट क्लास था उसमें वैलेंसी के बारे में थोड़ा कुछ हमने जानकारी दिया था। और क्या बोला था बच्चों कि वैलेंसी क्या होता है ना सर? वैलेंसी होता है एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब जब एक एटम दूसरे एटम के साथ लगेगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो भी बोल सकते हो, फॉर्मेशन करने के टाइम ना वो जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा या फिर शेयर करेगा, उसी को बोलते हैं उसका वैलेंसी। और आपको जो जनरलाइज टर्म में मैंने बोला था कि कोई भी एक एटम ले लो, उसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा या फिर शेयर करेगा, वही होता है उसका वैलेंसी। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने 11 बोला था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 281। तो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर आउटरमोस्ट शेल में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट के लिए क्या करेगा ना सर? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ना बच्चों, तो उसका वैलेंसी होगा 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने 17 बोला था, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ना सर? 287। तो उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ना सर? ऑक्टेट के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ऑक्टेट के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा? 1। हम माइनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका चार्ज है माइनस, पर वैलेंसी को प्लस माइनस नहीं बोलना, वैलेंसी को 1 बोलना। उसके ऊपर चार्ज -1 होगा। -1 क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको, हिसाब में दिया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होगा तो माइनस देंगे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो प्लस देंगे, क्योंकि वो तो उसके ऊपर चार्ज है। तो वैलेंसी आपको क्या बोलते हैं? सोडियम का मैंने एटॉमिक नंबर 11 बोला था, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। ओके, तो नियरेस्ट ऑक्टेट के लिए इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसने अपना ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। तो अब इसका नया कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 28। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो एटॉमिक नंबर मैंने क्या बोला था? अगर एटॉमिक नंबर आपका 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? ना सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपका 11 ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ना सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे, क्योंकि आपने बोला था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। बट जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया तो यहां से आपको एक माइनस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपके देखो प्रोटॉन आपके 11 प्रोटॉन है, 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन का चार्ज का +1 लेंगे, इलेक्ट्रॉन को -1 लेंगे, तो नेट चार्ज क्या हुआ ना? देखिए नेट चार्ज है ये +11 और ये -10, तो नेट चार्ज होगा +1। तो इसलिए सोडियम के ऊपर हम क्या लिखते हैं ना? सोडियम का चार्ज क्या लिखते हैं? +1। और इसका वैलेंसी क्या बोलेंगे? 1। क्यों? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर करेगा तो उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। कौन सा नोबल गैस? ये नियर का कॉन्फ़िगरेशन। नियर क्या है? एक नोबल गैस है।
तो याद रखना बच्चों, सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बाकी के आप केमिकल बॉन्डिंग में जो भी आप कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से बताएगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फंडामेंटल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके कोई भी एटम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि इधर है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो नियरेस्ट ऑक्टेट को अचीव करेगा। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो उस टाइम पे वो नियरेस्ट ऑक्टेट को अचीव करने के लिए इसने जितना इलेक्ट्रॉन दिया वही होगा उसका वैलेंस। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली देगा एक, इजीली दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट अचीव कर लिया, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिया, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो दो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसका वैलेंसी होगा 1। वैसे ही बच्चों क्लोरीन का मैंने क्या बोला था ना सर, आपने बोला था क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा ना 70, तो कॉन्फ़िगरेशन 287। तो ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वो अचीव करेगा ना सर, 1 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर और एक काम भी तो कर सकता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 8 हो जाएगा नियन का कॉन्फ़िगरेशन। बट बच्चों ये मुश्किल है ना बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल होता है, बट 1 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना इजी होता है। तो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को अचीव करेगा और आपका कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो इस इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? 1। तो आपको क्या पता चला बच्चों, कोई भी एटम ले लो, वो अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वही होगा उसका वैलेंसी। जैसे कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्टेट अचीव करने के लिए, इसलिए सोडियम का वैलेंसी हुआ 1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्टेट अचीव करने के लिए, इसलिए क्लोरीन का वैलेंसी हुआ 1। और भी आप बोल सकते हो, जैसे कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही देगा और लेगा इसी से कैलकुलेट करोगे, सिर्फ डोनेट एंड एक्सेप्ट से कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं, शेयरिंग से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूंगा ये फ्लोरीन का एटम है, ये फ्लोरीन का एटम है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? ये देखो 2 7 और ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 1। ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन एटम मैंने ले लिया। कैसे ले लिया बच्चों? देखो ये तो इसका भी कैसे होगा? देखो इसे होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 2 2 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए ना सर? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस फ्लोरीन ने ध्यान से देखोगे बच्चों, इस फ्लोरीन ने ध्यान से देखोगे, इस फ्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया और इस फ्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। मतलब इस फ्लोरीन एटम ने इस फ्लोरीन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इस फ्लोरीन एटम ने इस फ्लोरीन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। और इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 2 4 2 6 7 8। इसके कितने? 2 2 4 2 6 7 8। तो यहाँ पे उन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना? इस फ्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस फ्लोरीन के साथ, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन देना है या फिर लेना है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी करना है। इसलिए मैंने क्या बोला, अगर एक एटम आपके सामने है, वो अपना नियरेस्ट ऑक्टेट अचीव करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वही होगा उसका वैलेंसी। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं बच्चों, इससे सिंपल लैंग्वेज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अचीव करने के लिए ऑक्टेट वो इजीली आपका 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए सोडियम का वैलेंसी 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो आपका इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नियरेस्ट ऑक्टेट कौन? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सर इस 2 इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मिला, जो कि एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन नियन का है। तो इसलिए मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा? 2।
चार्ज क्या होगा +2। क्यों? क्योंकि इसने दिया, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। क्यों? मैंने बताया, ऑब्वियस सी बात है, 12 है तो प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, बट इलेक्ट्रॉन उसने 2 दे दिया, इलेक्ट्रॉन उसने 2 डोनेट कर दिया। अब 12 - 2 = 10, ये 12 + 10 माइनस, तो +12 10 माइनस तो क्या होगा +2। इसलिए मैंने क्या बोला, वैलेंसी जो 2 है बट इसका चार्ज क्या होगा +2। इसलिए मैंने बोला देगा तो प्लस, इसने दिया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम होगा, इसका चार्ज +2, बट वैलेंसी क्या होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा या फिर लेगा या फिर शेयर करेगा वही होगा उसका वैलेंसी। क्यों? ऑक्टेट के लिए। सर ऑक्टेट क्यों चाहिए? स्टेबल के लिए। आप लोग अभी क्लास में क्यों बैठे? मैं अभी आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये कॉलेज जिसने खोला उसने कॉलेज क्यों खोला? खुद के स्टेबिलिटी के लिए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अब खुद को स्टेबल करने के लिए। आप क्यों पढ़ रहे हो? फ्यूचर में बड़े नौकरी के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, या फिर नाइजर की, कुछ भी। आप अपने फ्यूचर के लिए इधर बैठे हो, तो इसका मतलब फ्यूचर मतलब क्या? स्टेबिलिटी। तो दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना आपके सामने, वो स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। आपके जो फादर एंड मदर है आपको अभी आपको खाना दे रहे हैं, इतना केयर ले रहे हैं, क्यों? ताकि आप भी उनका उतना ही केयर लो। जब उनका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उनका फिजिकल एफर्ट कम हो जाएगा, उनको थोड़ा वीकनेस, उनका ओल्ड एज आएगा, तो आप उनका उतना ही केयर लो जितना वो आपका ले रहे हैं। तो जो भी दुनिया में हो रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। आप पढ़ रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली यही चीज एटम में भी होता है, क्योंकि एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो हमेशा वो चाहते हैं कैसे खुद को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल में जब एटम कन्वर्ट करते हैं तो पहले वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे कैसे? ना सर देके या फिर लेके या फिर शेयर करके। उससे क्या होता है, अदर एटम दूसरे एटम के साथ अच्छे से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, कल की क्लास में, जब ये सोडियम होगा, सोडियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या किया ना, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया और बन गया सोडियम प्लस। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बन गया बच्चों ना सर Cl-। अब ये माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन आयोनिक कंपाउंड बोला था। तो बच्चों इस कंपाउंड में सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में कितने हैं सर? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या, ये एटम जो चाहते थे उनको वो मिल गया। मतलब एटम ना खुद को स्टेबल कर लिया, कैसे? कंपाउंड बना के। तो दुनिया में जो भी होता है स्टेबिलिटी के लिए होता है। एटम कंपाउंड को क्यों बनाते हैं? सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर सोडियम क्लोराइड क्यों बनाया? ताकि वो खुद को उसमें स्टेबल पा सके, क्योंकि यहाँ पे सोडियम स्टेबल नहीं है, क्लोरीन भी स्टेबल नहीं है। इसके भी आउटपुट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके भी नहीं है, बट एक बार उन्होंने कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ भी सोडियम के आउटरमोस्ट में देखो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो बच्चों सोडियम के आउटरमोस्ट, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वही तो होता है कि एटम जब मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, वो पहले अपना ऑक्टेट फॉर्म में आते हैं, स्टेबल फॉर्म में आते हैं, फिर कंबाइन करते हैं। क्योंकि ऑक्टेट फॉर्म में आने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन देना या फिर लेना पड़ेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए माइनस, और ये दोनों प्लस माइनस में ही अट्रैक्शन होगा। कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ना बच्चों प्लस माइनस चाहिए, मतलब आयोनिक कंपाउंड। वैसे ही आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो शेयरिंग चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही होता है फंडामेंटल। क्या ये सभी पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई बड़ी बात है नहीं बच्चों। इसको आराम से लो, जैसे मैंने बताया वैलेंसी का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी एटम में दे दूंगा, आप देखना उस एटम की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ऑक्सीजन एटम दूंगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ये मत बोल देना किसी 8 क्यों हुआ, बार बार बोल रहे। एटॉमिक नंबर 30 तक याद रखो, बार बार बोल रहे एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 30 तक याद रखो। मैंने 50 तक किया, आप 30 तक याद रखो।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होगा, बट आपको नॉलेज नहीं होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ोगे। 1s 2 p जो होता है ना, s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल, f सब सेल में कितने ऑर्बिटल, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल, वो सब आपको नॉलेज नहीं होगा, तो इसलिए मैं आराम से आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो इसका आउटपुट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसको ये आपका ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जो कि नियर कॉन्फ़िगरेशन। तो दो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 2, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? -2। सर माइनस क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इसका प्रोटॉन है 8 और इलेक्ट्रॉन 2 एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन है 10, तो +8 -10 नेट चार्ज -2। क्या लिखा हमने? -2। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों कि कोई भी एटम ले लो, अपना नियरेस्ट नट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा या फिर शेयर करेगा वही होगा उसका वैलेंसी। और मैंने आपको उसके लिए एक ट्रिक भी बताया था। अगर आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो देगा, देखिए क्या करेगा? ऑक्टेट अचीव करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक दे देगा +1 चार्ज होगा, वैलेंसी 1। 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट अचीव करेगा तो वैलेंसी 2 चार्ज +2। 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ऑक्टेट अचीव करेगा, वैलेंसी 3 चार्ज +3। 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्टेट अचीव करेगा, वैलेंसी 4 चार्ज +4। और अगर इसके आउटरमोस्ट में 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लेगा, लेके क्या करेगा? ऑक्टेट अचीव करेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या होगा? 3। चार्ज क्या होगा? -3। 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका वैलेंसी 2 होगा और इसका चार्ज -2। और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगा? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेने से ऑक्टेट अचीव होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अचीव होगा, तो वैलेंसी 1 चार्ज -1, क्योंकि देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। बताया कैसे? कैसे बताया ना, क्यों इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस होता है बताया, क्यों इलेक्ट्रॉन देने से प्लस होता है बताया। सिंपल सी बात है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये देगा और ये लेगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों देके लेके क्या करेंगे? ऑक्टेट अचीव। सबको चाहिए स्टेबिलिटी भाई, मुफ्त में कुछ नहीं हो रहा है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। एटम ही कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, नहीं तो सोडियम को क्या पड़ा है सोडियम का फॉर्मेशन के लिए। फ्लोरीन क्यों F2 फॉर्मेशन करेगा? Cl क्यों Cl2 फॉर्मेशन करेगा? Cl क्यों NaCl फॉर्मेशन करेगा? Cl क्यों HCl फॉर्मेशन करेगा? अरे खुद को स्टेबल करने के लिए, और कुछ नहीं। तो बच्चों ये था आपका वैलेंस के बारे में एक छोटा सा आपको फंडामेंटल आइडिया, ताकि आपको ये तो पढ़ोगे फ्यूचर में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट बच्चों अगर अभी के लिए जो क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको बोलूंगा इक्विवेलेंट मास, तो अगर वैलेंसी के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसलिए मैंने पहले बच्चों आपको स्टार्ट करता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एटम। तो एटम का जो इक्विवेलेंट मास होगा उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? इसका क्या होगा? एटम का इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले में आपको वैलेंसी की जरूरत था, इसलिए मैंने इतना कुछ बोल दिया। एग्जांपल लेंगे बच्चों, सपोज मैं पूछूंगा सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, आप क्या बोलोगे? ना सर सोडियम का इक्विवेलेंट मास सोडियम का एटॉमिक मास क्योंकि 23, मैं बार-बार नहीं बोलूंगा बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा 23 का एटॉमिक मास है सोडियम का, और सोडियम का वैलेंसी क्या है? 1। तो 23/1 = 23। वेरी गुड आदित्य बेटा, वेरी गुड। तो अब ये मत बोलना कि सर सोडियम का वैलेंसी 1 है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसका एटॉमिक नंबर 11 है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो देगा
ऑक्टेट अचीव करेगा। जितना देगा ऑक्टेट के लिए वही होगा उसका वैलेंसी। एक देगा तो 8 होगा आउटर मोस्ट में, तो इसका वैलेंसी क्या होगा 1। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वैलेंसी को आप प्लस माइनस नहीं बोलते, उसको तो चार्ज होता है उसका, इसका चार्ज क्या होगा +1, क्योंकि दे रहा है देगा तो प्लस, बट वैलेंसी 1, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या कर रहा है ऑक्टेट अचीव कर रहा है, तो ऑक्टेट अचीव के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा वही होगा उसका वैलेंसी, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया उसका वैलेंसी 1, तो 23/1 हो गया। अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्या लिखेगा बच्चों ना सर, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार नहीं बोलेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, हमेशा नहीं बोलेंगे आप। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा ना सर, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, तो 2h2। अनामिका वेरी गुड बेटा। तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो, मैंने क्या बोला वहां 1 2 3 4 होगा तो देगा, देके ऑक्टेट अचीव करेगा। तो कितना देगा सर 2 देगा, 2 देगा तो आउटर मोस्ट में 8 होगा, और जितना दे के ऑक्टेट अचीव करेगा वही होता है उसका वैलेंसी। तो ये 2 ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका वैलेंसी क्या होगा 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 2, आंसर क्या होगा 12। इतना सिंपल है तो बेटा, समझ में बोलूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन एटम है ये, इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा ना सर, मेरे ऑप्शन का एटॉमिक मास क्या है, बार बार नहीं बोलूंगा 16 होगा इसका एटॉमिक मास, बार बार नहीं बोलूंगा। अनामिका बेटा वेरी गुड, देखो 16 इसका एटॉमिक मास है, बट इसका वैलेंसी क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या है 8, बार बार बोल रहे पढ़ के आओ। आदित्य बेटा वेरी गुड, तो इसका एटॉमिक नंबर अगर ये है तो इसका इसका कॉन्फ़िगरेशन 26। आपको पहले 2 लिखना है, क्योंकि के सेल में ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, के इलेक्ट्रॉन में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते के सेल में, जो पढ़ा आपने 9 10, तो पहले 2 फिर 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला, अगर आउटर मोस्ट में 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट होगा ना सर, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है 2 लेगा तो ऑक्टेट होगा, तो वैलेंसी 2, तो यहाँ पे बाई 2 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 8 होगा। हाँ बेटा वेरी गुड, स्वागत है वेरी गुड। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप पूछोगे सर इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, तो क्या देखोगे सर क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तो बार बार बोल रहा हूं बच्चों, अभी देखो नेक्स्ट टाइम मैं रिपीट नहीं करूंगा, कुछ कुछ एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा, इतना इजी मत लो। हाँ ठीक है आदित्य का वेरी गुड, चलो तो ये है आपका एटॉमिक मास है 35.5, फिर इसका वैलेंसी क्या होगा दिव्यरंजन वेरी गुड बेटा। सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो देखो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, आपने बोला था अगर आउटर मोस्ट में 5 से 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लेगा, लेके ऑक्टेट करेगा, तो 7 है कितना लेगा तो ऑक्टेट होगा सर 1 लेगा, तो इसका वैलेंसी क्या होगा ना सर 1, तो इसका y1 = 35.5। मैंने सिंपल तरीके से बोला कि आपको एक एटम ऑक्टेट अचीव के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा और या फिर शेयर करेगा। स्वागत है वेरी गुड। तो ये है कुछ फंडामेंटल। अब मैं और भी क्वेश्चन दे सकता हूं, मैं पूछूंगा आपको कि बच्चों व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, अब क्या बोलोगे सर कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, मैं लास्ट बार लिख रहा हूं बार बार नहीं लिखूंगा भाई। कैल्शियम बनाने का बेटा वेरी गुड, और कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगा ना बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 288, देखो 2 8 10 18 20, तो 2882, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब मैंने क्या बोला 2 है तो देगा, तो इसने 2 दे दिया, 2 दे दिया और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, तो जितना दे के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा वही होगा उसका वैलेंसी, उसने 2 दे दिया तो 52। वेरी गुड दिव्यरंजन वेरी गुड बेटा। तो बेटा ये जो था फंडामेंटल, आपको यही सब आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा मैं पूछूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो अब क्या बोलोगे ना सर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है ना सर 1.008 है, और सर हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, आप खुद ही बोलिए बच्चों हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना सर, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यहाँ पे कोई ऑक्टेट अचीव करना पड़ेगा, नहीं, मैंने बोला था नियरेस्ट इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है, हीलियम है,
जिसके आउटरमोस्ट में और जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऑक्टेट होगा, कभी कभी डुप्लेट भी होगा। कहां पे? हीलियम की केस में। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा तो उसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ना सर। 1 इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा क्योंकि हीलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर हीलियम में ऑल टोटल ही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको आपको 1 इलेक्ट्रॉन अचीव करना पड़ेगा। तो इसका वैलेंसी क्या होगा सर? 1 होगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है 1 एक्सेप्ट करेगा तो 2 बनेगा, जो कि हीलियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या होगा? 1, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा या फिर शेयर करेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका वैलेंसी होगा, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फंडामेंटल को ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। अगर आएंगे तो आराम से पहले आपने जान लिया कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सी तरीके से मैंने बताया कि एसिड किसको बोलते हैं, पहले जान लो बेटा कि एसिड वो होता है जो पानी के प्रेजेंस में H+ देता है। पानी उसमें पानी में डाल दो ना तो H+ फर्निश करे, उसको एसिड बोलोगे। बेस किसको बोलेंगे? जो कि एटमॉस्फेयर में OH-। अच्छा, और सॉल्ट किसको बोलोगे? ना सर, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं। वो चाहे तीनों मिलके आपके सॉल्ट बनाए। और सॉल्ट कितने टाइप के? मैंने बोला 2 टाइप के। बेटा आदित्य बेटा, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस सॉल्ट नहीं, एसिड प्लस बेस। चलो, और दूसरी बात है, मैंने आपको क्लियर कट ये बात बोला कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सॉल्ट दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन एसिडिक, एक होता है एसिडिक। नॉन एसिडिक मतलब जहां पे आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे, जैसे कि Na2SO4, Na3PO4, Na2CO3, ये सब होते हैं बच्चों नॉन एसिडिक सॉल्ट। और उसमें आपको इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? ना उनका मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो आपको मैंने इसलिए बोला था कि उस टाइम में ना प्लस माइनस आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, घर में जाके उसको पढ़ो। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम में गलत करके आता है, और भी आपको जैसे कि Na3PO4, इस सवाल का मैंने इक्विवेलेंट मास पूछा, तो आपको मैं क्या बोला? मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो कैटायन के चार्ज कैसे दिखाएंगे? जब कैटायन दिखेगा तभी तो कैटायन के चार्ज दिखोगे। तो कैटायन क्या है? सर आपको तो मेरे कुछ नहीं पता। देखो 3 Na है और एक फॉस्फेट, बट आपको तो पता है, अभी 2 मिनट पहले बोला सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? हमेशा सोडियम का वैलेंसी 1 और उसका चार्ज +1, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए इसका वैलेंसी 1 होता है और देने से क्या होता है? प्लस होता है। सोडियम का चार्ज है प्लस, तो 3 सोडियम है तो +3। तो अगर फॉस्फेट आपको याद भी नहीं होगा, तो फॉस्फेट अगर याद भी नहीं होगा तो फॉस्फेट में कितनी चार्ज होगी? -3। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? ना इसका मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो मॉलिक्यूलर मास तो इस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम का 23 है into 3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4, तो मॉलिक्यूलर मास आपने आराम से कैलकुलेट कर दिया। बट इसका टोटल चार्ज ऑन कैटायन क्या होगा? ना सर सेम, देखो ये 3 +3 और ये -3, बट आपको मैग्नीट्यूड लेना है। +3 लो या फिर -3 लो, दोनों सेम होंगे, बट चार्ज का आपका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस नहीं लेना, सिर्फ +3 लिखना है, मतलब सिर्फ 3 लिखना है। नीचे +3 मत लिखो, बस 3 लिखो, ना +3 ना -3, मैग्नीट्यूड। ओके, चार्ज का वैल्यू लिखना है, तो आंसर हो गया। तो ये हमने बोला था आपको क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडिक सॉल्ट की। और नॉन एसिडिक सॉल्ट में, सॉरी नॉन एसिडिक सॉल्ट में और एसिडिक सॉल्ट में मैंने बोला वहां पे आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मिलेगा। पता कैसे चलेगा? ना स्ट्रक्चर से। अगर फास्फोरस होगा तो आंख बंद करके फास्फोरस से 5 बॉन्ड दो और डबल बॉन्ड O दे दो। अगर कार्बन होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आंख बंद करके डबल बॉन्ड O दो। फिर देखो क्या क्या अरेंज होता है ऑक्सीजन को छोड़ के। फिर देखो अगर आपका सल्फर होगा, आंख बंद करके आपको 2 डबल बॉन्ड O दो, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। यही सब मैक्सिमम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एसिडिक सॉल्ट में, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन।
जैसे कि NaH2PO4, NaHCO3, या फिर आपका कार्बोनेट में NaHCO3 और या फिर NaHSO4, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मैंने और भी एक बात बोला था, ये जो आपके नॉन एसिडिक जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं वो नॉन एसिडिक सॉल्ट से ही बने हैं, तो आपको याद रखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और बच्चों जब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे ना तो ये सब चीज आपको इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन हो या फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, इन सब चीज में ना आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और भी आप इसमें एक्सपर्टाइज हो जाओगे। तभी यही कंसेप्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ, इन्हीं सब कंसेप्ट को अप्लाई कर लेना, फिर देखना बच्चों कितना आसान लगेगा आपको। फिर मैंने आज पढ़ाया इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम। एटम का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होता है। एटॉमिक मास को आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा बच्चों कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होगा, हाइड्रोजन का 1.008 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मैग्नीशियम का 24 होगा, आपका कैल्शियम का 40 होगा, उसको आपको मगअप करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है जो कि मैंने बताया। बट वैलेंसी आप याद कर सकते हो कैसे, या फिर निकाल सकते हो कैसे ना, जितना इलेक्ट्रॉन देके या फिर लेके या फिर शेयर करके एक एटम आपका नियरेस्ट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, उसी को बोलते हैं उस एटम का वैलेंसी। तो इसलिए बच्चों मैंने आपको कुछ आपके सामने कुछ टिपिकल एग्जांपल दिया जो कि आपको चाहिए समझने, वो आप आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल की ओर, जिसको ये समझ में आ गया ना, मॉलिक्यूल की इक्विवेलेंट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल। एटम समझ में आ गया, मॉलिक्यूल में भी सेम फार्मूला बच्चों, बट कैसे करेंगे आपको 2 सेकंड में समझा देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एटम के बाद हम लोग क्या लिखेंगे सर, इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल। जिन जिन एटम का आपने इक्विवेलेंट मास निकाला उनके मॉलिक्यूल का भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूल का? तो देखो बच्चों, तो एक मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास, सपोज मैंने बोला ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास, पर वहां पे ऑक्सीजन का एटम बोला था तो आपने बोला एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, तो 16/2 बोल के आपने 8 करके आंसर निकाल दिया। बट यहाँ पे आपको O2 दिया हुआ है, तो O2 का कैसे निकालेंगे ना सर? वहां पे एटम था इसलिए एटॉमिक मास लिया, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे बाय वैलेंसी का। सर क्या करेंगे वैलेंसी फैक्टर का? वैलेंसी फैक्टर में एटम ने आपने वैलेंसी किया था, तो बच्चों यहाँ पे भी वही करेंगे, नीचे वैलेंसी फैक्टर तो लिखेंगे, बट यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? क्या एटम का वैलेंसी होगा? नहीं सर, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 एटम मिलके, तो एक एटम का जितना वैलेंसी होगा उसमें बस 2 मल्टीप्लाई कर दो। ओहो, मतलब सर आपने बोला था एक ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन एटम, 2 ऑप्शन एटम मिलके एक ऑप्शन मॉलिक्यूल, आपने एक ऑक्सीजन एटम का वैलेंसी बताया था 2, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 होगा तो उसको ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए, तो इसका वैलेंसी होगा 2, बट यहाँ पे 2 एटम है तो वैलेंसी क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू वैलेंसी, एक एटम के लिए 2, तो 2 एटम के लिए 4 होगा। तो मैंने क्या लिखना है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? आपको तो पता होना चाहिए। अब ये मत बोलना सर ये कहां से आया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। भाई इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा ना सर? एक ऑक्सीजन एटम का वैलेंसी होता है 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो वैलेंसी होगा 4, तो 32/4 इज दैट। वेरी गुड बेटा, तो आंसर विल बी 8। एनी डाउट? इतना सिंपल है, देखो बेटा अलीबा, वेरी गुड बेटा, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया आपको। और एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल में सपोज मैं आपको बोलूंगा कि फास्फोरस P4, फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4 होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4। तो इसका मैं पूछूंगा इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल। तो वो नहीं, ऐसा नहीं कि वो देगा आपको कि आपको नहीं बोलेगा कि देखो P4, ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फास्फोरस मॉलिक्यूल। आपको याद रखना पड़ेगा कि फास्फोरस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वो एग्जाम में देगा ऐसा गारंटी नहीं P4 देगा, वो फास्फोरस मॉलिक्यूल पूछेगा, आपको P4 लिखना पड़ेगा। चलो, क्योंकि फास्फोरस इसी फॉर्म में रहेगा,
कैसे रहता है वो पढ़ोगे सेकेंड ईयर में जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे। तो बच्चों P4 में इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ना सर? फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इसका एटॉमिक मास है 31। तो अगर एटॉमिक मास 31 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? ऐसा देखिए 4 एटम, एक एटम का 31, तो 4 एटम का 31 * 4 124। यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास 124। तो इसका वैलेंसी का क्या करेंगे? इसका वैलेंसी का क्या करेंगे? देखो बच्चों, वैलेंसी करने में क्या करेंगे? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है ना सर? बच्चों फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन 2 × 5। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला था? आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 से 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो लेगा करेगा। तो कितना लेगा? तो ऑक्टेट अचीव होगा। मेरे प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए फास्फोरस का वैलेंसी क्या होता है? 3 होता है, ट्राइवेलेंट होते हैं। तो फास्फोरस अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बोलिए 12 कितने फास्फोरस के एटम? 4 फास्फोरस के एटम। तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 12। 12 इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 12। क्योंकि एक फास्फोरस एटम का वैलेंसी आप 3 बोल सकते हो, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्योंकि मैंने बोला था अगर आउटरमोस्ट में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लेंगे इलेक्ट्रॉन, लेके ऑक्टेट अचीव करेंगे, और जितना लेके ऑक्टेट अचीव करेंगे वही होगा उसका वैलेंसी। तो 5 है तो 3 लेके 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका वैलेंसी 3 होगा। एक एटम का 3, यहाँ पे 4 एटम है, तो कितना होगा? 12। तो आंसर क्या होगा? 124 बाई 12। आंसर क्या होगा? 1.33 1.03 1.03 सर 10.33 डिवाइड किया तो सर 10.33 सर 10.33 10.33 समथिंग आया, देख लो आप। यस सर। सर 10.33 आ रहा है ना? 10.33 ठीक है। यस सर। 10.33। तो बच्चों ये है आपका आंसर। ओके, तो ये आंसर आएगा, आप आराम से इसको। तो यही फंडामेंटल आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपका उन्होंने क्वेश्चन पूछा सल्फर का मॉलिक्यूलर, सल्फर का इक्विवेलेंट मास। आपको तो पता है बच्चों, सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिड होना चाहिए। सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिड है। अब बोलोगे सर ये हमें पता नहीं फिर कहां से आया? आप उसके लिए टेंशन मत लो। सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका एसिड। ओके, आप फ्यूचर में पढ़ेंगे जब सेकंड ईयर में ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे। सल्फर क्यों एसिड में रहता है? ऑक्सीजन में कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और बच्चों एक बेहतरीन क्वेश्चन भी है कि ऑक्सीजन आपका O2 के फॉर्म में रहता है, बट सल्फर आपका एसिड के फॉर्म में रहता है। उसी ग्रुप में ऑक्सीजन आपका गैस है, बट सल्फर आपका सॉलिड है। ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ोगे बच्चों जब आंसर होगा 16। हाँ जी, आंसर आपने 16। यस सर 16। तो सल्फर का आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ऐसा आपने बोला था सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। तो 8 गुना मतलब 8 सल्फर एटम, तो 8 गुना करो तो 16 256 मॉलिक्यूलर मास आपका 256 होगा। और इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे लिखेंगे? सर सल्फर का 16, तो आउटर मोस्ट में आपने देखिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैंने क्या बोला, अगर आउटर मोस्ट में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट एक्सेस करेंगे। तो 6 है, कितना लगा तो ऑक्टेट होगा 2। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी 2 है। और 8 सल्फर एटम का कितना होगा? एक सल्फर एटम का अगर 2 होगा तो 8 सल्फर एटम का 16 होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऐसा 16 तो 16 का आंसर होगा 16 × 16 256 का आंसर होगा 16। बेहतरीन आंसर देगा। आंसर क्या होगा? तो सल्फर मॉलिक्यूल का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो होगा कितना? 60। तो ऐसे ही बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लो कि सर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बच्चों मैं क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता हूँ, बट अभी नहीं देना चाहता
कि आपका ऑक्सीजन क्यों गैस है, सल्फर क्यों सॉलिड है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, सल्फर क्यों एसिड के फॉर्म में रहता है। ये सभी आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको ये समझा सकता हूँ, अभी भी आपको समझा सकता हूँ, बट ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन क्यों क्या है, सल्फर क्यों सॉलिड है, ऑक्सीजन के फॉर्म में रहता है, लिक्विड एसिड के फॉर्म में रहता है, सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ओके चलो, और मैं ही आपको पढ़ा दूंगा। बुढ़ारी अब तो बुढ़ारी अब इक्विवेलेंट मास सब में नाइट्रोजन का बोल सकता हूँ, आप लोग नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का प्रिपेयर कर मुझे देखना, प्रिपेयर कर मुझे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, जी बोलूं यही होता है सर। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है बेटा, 28 होता है। और नाइट्रोजन का जो वैलेंसी क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, इसका कंसंट्रेशन होगा। आपने बोला था अगर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये सर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्टेट होगा तो एक नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन आपका मैं नहीं खाल रहे। तो यहाँ पे कितने होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब इसका वैलेंसी 3 होगा, तो 2 नाइट्रोजन 6 होगा, इसको 6 में डिवाइड करो तो 4.66 14/3 जो भी आपका आंसर होगा वो आप लिखो 28/6 या फिर 14/3, इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर होगा 4.66। तो मेरे हाँ जी, तो ठीक मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका मॉलिक्यूल का, ये सब ध्यान रखिए। तो आपका ये था आपका मॉलिक्यूल का कैसे इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो आपने अभी तक का एसिड का पढ़ा, एसिड का कैसे निकाल सकते हो, फिर आपने बेस का पढ़ा, बेस का कैसे निकाल सकते हो, फिर आपने सॉल्ट का पढ़ा, सॉल्ट का कैसे इक्विवेलेंट मास निकालो, और दोनों टाइप के सॉल्ट का, फिर आपने एटम का, ये बेटा वेरी गुड बेटा, फिर आपने एटम का पढ़ा कैसे एटम का निकाल सकते हो इक्विवेलेंट मास, फिर आपने मॉलिक्यूल का पढ़ा मॉलिक्यूल का कैसे इक्विवेलेंट मास निकालोगे। अब आप लोग पढ़ोगे आयन का कैसे निकालना। तो बच्चों मैंने आपको दिया था एक चार्ट दिया था, उस चार्ट में मैंने एटम का आयन का फॉर्मूला लिखा, वो आयन का जो फॉर्मूला लिखा था ना वो अभी आपका काम में आएगा। सर कैसे, क्योंकि जो आयन का जो इक्विवेलेंट मास होता है ना बच्चों, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना सर, फॉर्मूला वेट ऑफ आयन, मतलब आयन मतलब क्या, वो आयन मतलब CO3 माइनस PO4 3 माइनस कार्बाइड कार्बोनेट कार्बोनेट है, ये सब उसको आयन होता है। और उनका फॉर्मूला वेट मतलब क्या, उनके फॉर्मूले में जो जो एटम होंगे उनका मास उनको ऐड कर दो, वो उनका फॉर्मूला वेट बाय चार्ज, चार्ज ऑन आयन। तो यही होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन का फॉर्मूला। सर इसका क्या मतलब है, अब मेरे प्यारे बच्चों सपोज मैं पूछूंगा कि बच्चों सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास बताइए, आप तो गधे हो, आपको तो पता नहीं होगा कि सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए बच्चों मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों घर जाके पढ़ो ये सल्फेट आयन का फॉर्मूला, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे सर, इसका फॉर्मूला मास क्या मतलब मॉलिक्यूलर मास, पर इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल सकते क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं है आयन, तो आयनिक मास ना बोलकर मैंने फॉर्मूला वेट बोलता। तो सल्फर का आयनिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, तो ये 4 आयन है तो 64 ऐड करेंगे तो 96, तो इसका फॉर्मूला मास क्या हो गया 96। अरे देखो ना इसका एटॉमिक मास क्या है 32, एक ही एटम है, प्लस इसका एटॉमिक मास है 16, 4 एटम है तो 64 32 मिलके कितना हो गया 96, तो अपन लिख दिया 96। बट इसमें भाई चार्ज कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, माइनस 2 माइनस है तो 2 माइनस को लिख देना, 2 ही लिखना, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको 2 ही लिखना होगा। तो यहाँ पे 2 चार्ज है, 2 चार्ज मतलब 2 माइनस है, 2 माइनस है मतलब आपको 2 लिखना, 2 माइनस मतलब आपका चार्ज 2 लिखना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा 28। एनी डाउट, इतना सिंपल है। देखो बेटा एक ही फॉर्मूले में कब से चल रहे हैं, गलत हो बेटा वेरी गुड, बस आपको फॉर्मूला वेट ऑफ आयन लिखना है और उसको डिवाइड किसके साथ करना है, चार्ज के साथ करना है। फिर आपको मैंने सपोज पूछा बच्चों व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, तो आपको तो पता नहीं होगा बाइकार्बोनेट क्या होता है क्योंकि आप तो पढ़ते नहीं, फिर भी मैं आपको फिर से इंसिस्ट करूंगा कि बच्चों घर में जाकर पढ़ लो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि एग्जाम में बाइकार्बोनेट आयन पूछेगा, आपकी खुशी के लिए ये नहीं देगा कि बच्चे पढ़ के नहीं आए चलो देने के लिए,
भाई कार्बन का तो छोड़ दे। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका फॉर्मूला मास क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 पकड़ लो, कार्बन का 12 पकड़ लो, तो ऑप्शन का 16 into 3 कितना होगा बेटा? 48। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। तो 61 हो गया। तो फिर इसका फॉर्मूला मास है 61 और इसके ऊपर चार्ज कितना? 1। -1 मत लिख देना बच्चों, 1 लिखना है। तो आंसर क्या होगा? 61। वेरी गुड अभिज्ञान, वेरी गुड। अलीवर, वेरी गुड बेटा। बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सपोज उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CO3 2-। चला देखा बेटा, वेरी गुड। CO3 2-। तो अब देखो इसका इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, अब क्या करोगे? इसका फार्मूला मास क्या होगा? मतलब कार्बन का 12, तो ऑप्शन का 16 into 3 48। तो देखो बेटा 48 plus 12 equal to 60। तो इसका फार्मूला मास क्या होगा? 60। और इसके ऊपर चार्ज क्या है? अनमेदा बेटा, वेरी गुड। इसका चार्ज क्या है? 2 है। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? 30। कितना सिंपल सी बात है। दिव्यरंजन, वेरी गुड बेटा। किसने 60 लिख दिया? आप देख लो, सरद का आपका बहुत अच्छा, अलीबा वेरी गुड। किसने 60 गलती से लिख दिया था? देख लो। तो आपका आंसर क्या होगा? 30 होगा। फिर मैं आपको पूछूंगा कि बच्चों व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ फॉस्फेट आयन, और आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो PO4 3-। तो बच्चों ये PO4 3- को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? सर कैसे? एक सेकंड बच्चों, हाँ आ गया। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फेट आयन क्या होगा ना सर? इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फेट आयन इज इक्वल टू इसका फार्मूला मास आपको तो पता होना चाहिए। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो बच्चों हाँ देखते हैं बेटा, आदित्य देखते हैं। तो 31 प्लस 4 16 into 4 64। तो आंसर क्या होगा? तो यही आपको एक ही याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलो। तो और भी जितने भी आयन्स है ना, आपको घर में जाके बस आयन का फॉर्मूला याद रखना है और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले मास को आप पुट कर दो और उसको डिवाइड कर दो। किसके किसके साथ डिवाइड कर दो? चार्ज के साथ डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला मास ले लो और उसको चार्ज से डिवाइड कर दो। इतना सही तो बात है, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा। तो आपको और सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा, सपोज मैंने पूछा कि सल्फाइड आयन, सल्फाइड इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फाइड, सल्फाइड। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है बच्चों। सल्फाइड आयन का इक्विवेलेंट मास क्या? बच्चों सल्फाइड आयन पहले तो जान लो कि सल्फाइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है। सल्फाइड तो S2-। आप देखो मेरे कॉपी में लिखा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? ना सर इसका फॉर्मूला वेट क्या होगा? सल्फर का क्या है? 32 है बाई इसके ऊपर चार्ज क्या है? 2 चार्ज है। तो आंसर क्या होगा? 62 होगा। बच्चों इतना सिंपल तरीके से मैं स्वागत का बेटा, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। हाँ ये क्या दिव्यरंजन, वेरी गुड बता देगा। तो सल्फर आयन का आपका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? आपका 60 होगा। इसे बच्चों आपको यही सब चीज बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और घर में जाके आप लोग ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं बोलूंगा बाइसल्फेट, बाइसल्फेट आयन इसका भी निकाल सकते हो। देखो बाइसल्फेट आयन का फॉर्मूला पहले तो जान लो, आयनिक फॉर्मूला HSO4-। तो इसका क्या होगा? इसका फॉर्मूला मास क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ये 16 into 4 64। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। जैसे 1 + 32 + 64 ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो 90 96 97। तो ये 97 होगा बेटा। रानी का वेरी गुड बेटा। और इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 1। तो आपका बाइसल्फेट आयन, इसको क्या बोलते हैं? बाइसल्फेट। मैं बार-बार नहीं बोलूंगा बेटा, इसलिए तो मैंने बोला था घर में जाके
प्लीज अलीवा वेरी गुड। घर में जाके इसका फॉर्मूला याद रखो, इनका नाम याद रखो। मैं जब भी पूछूंगा बेटा कार्बोनेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे CO3 मैं बोलूंगा बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे HCO3 मैं बोलूंगा बाइसल्फेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे HF4-। मैं बोलूंगा सल्फाइड का फॉर्मूला, आप बोलोगे H2-। मैं बोलूंगा नाइट्रेट का फॉर्मूला, नाइट्रेट अब इसकी 16 into 3 48 है, तो ऐड करेंगे तो 662। तो 62 भाई इसका चार्ज क्या है 1 है, तो आंसर क्या होगा 62 होगा। वैसे ही बच्चों यही क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आता रहता है, यही सब क्वेश्चन को आपको हमेशा दिमाग और दिल में डालना है, उनको फंडामेंटली इसको अप्रोच करना होगा, यही सब आपको चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, पूरा क्लियरली आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ। आप जो पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, क्या ना इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ये आपके